तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य ब्रह्म राक्षस के बारे में। और इसके हम बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि 6 से 7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे और इस कविता का सार आप लोग समझ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रस्तावना की। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रगतिशील कविता आंदोलन के प्रमुख कवि थे। उनकी कविताएं विशेष रूप से व्यक्ति की चेतना, सामाजिक यथार्थ और आत्म संघर्ष को दर्शाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, यानी कि मैं मुक्तिबोध ही ज्यादातर कहूंगा, ठीक है। इनकी कविताएं विशेष रूप से व्यक्ति की चेतना, सामाजिक यथार्थ, समाज की सच्चाई और आत्म संघर्ष यानी कि अपने स्वयं का संघर्ष है उसको दर्शाती हैं। ब्रह्म राक्षस उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जो आधुनिक समाज में विद्वानों और बुद्धिजीवियों की त्रासदी को प्रतीकात्मक मतलब प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करती है। इस कविता में एक ब्रह्म राक्षस को केंद्र में रखकर यह दिखाया गया है कि किस प्रकार एक सच्चा बुद्धिजीवी समाज के दोहरे मानदंडों और अपनी व्यवस्थाओं के कारण अंततः आत्म संघर्ष में उलझ जाता है। एक अच्छा बुद्धिजीवी है, जो सच्चा बुद्धिजीवी है, वो दोहरे जो मानदंड रहते हैं उनकी व्यवस्थाओं के कारण आत्म संघर्ष में उलझ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्म राक्षस के मुख्य पात्र या उनके प्रतीकों के बारे में। यहाँ पर मुख्य लिखा है तो इसको आप लोगों को ध्यान में नहीं देना है। कविता का केंद्रीय पात्र ब्रह्म राक्षस प्रतीकात्मक रूप से उस विद्वान या विचारक का प्रतिनिधित्व करता है जो ज्ञान और सच्चाई से समृद्ध है, यानी कि ऐसा विद्वान जिसमें ज्ञान भी है और सच्चाई भी है, यानी कि सच्चा ज्ञान है उसमें, लेकिन समाज द्वारा उसे उपेक्षित और बहिष्कृत किया जाता है। यानी कि समाज उसे हमेशा उपेक्षा की नज़र से देखती है और उसे उसका बहिष्कार करती है। ब्रह्म राक्षस स्वयं में एक विरोधाभासी अस्तित्व है। ब्रह्म यानी कि ज्ञान और राक्षस यानी कि भयावहता, इसी का जो सम्मिश्रण है, यानी कि इन्हीं दोनों का, ज्ञान का और भयावहता भय का, इन्हीं दोनों का सम्मिश्रण ब्रह्म राक्षस है। यहाँ पर 2 बार वह लिख गया। वह विद्वान है जो सच्चाई को पहचानता है लेकिन व्यवस्था के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है। इस पात्र को समाज के उन बुद्धिजीवियों का प्रतीक माना जा सकता है जो सिद्धांतों और विचारधारा से तो समृद्ध होते हैं लेकिन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के कारण अपनी वास्तविक भूमिका नहीं निभा पाते हैं। यह पात्र अंततः आत्म संघर्ष से जूझता रहता है और अपनी व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है। अब बात कर लेते हैं काव्य के सारांश की। तो ब्रह्म राक्षस कविता की कथा एक खंडर में रहने वाले ब्रह्म राक्षस के इर्द गिर्द घूमती है। यह ब्रह्म राक्षस कोई साधारण प्रेत या दैत्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्राणी है जो कभी एक महान विद्वान था। वह विद्वता और उच्च ज्ञान से समृद्ध था। विद्वता मतलब ज्ञान से, ठीक है। विद्वता मतलब एक विद्वान होने का गुण ही विद्वता कहलाती है, और उच्च ज्ञान से समृद्ध था, लेकिन अपने जीवन काल में समाज की वास्तविकताओं को पहचानने और उनके अनुसार कार्य करने में विफल रहा। अब वह एक खंडर में अकेला पड़ा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई आए और उस व्यक्ति से संवाद करे। कवि यानी कि कथावाचक जब उस खंडर में जाता है तो वह ब्रह्म राक्षस से मिलता है और उसके दुखद अतीत को समझता है। ब्रह्म राक्षस का कहना है कि उसने अपने जीवन काल में सत्य और नैतिकता के पक्ष में खड़ा होने का प्रयास किया, लेकिन समाज ने उसे अस्वीकार कर दिया। वह अब एक उपेक्षित असहाय स्थिति में पड़ा हुआ है, जो ना पूरी तरह से जीवित है और ना ही पूरी तरह से मृत है। उसकी एक प्रकार से ऐसी स्थिति बन गई है कि वह ना तो अभी जी रहा है और ना ही मरा हुआ है, मतलब बीच में है, ठीक है। कविता में ब्रह्म राक्षस का संघर्ष दरअसल हर उस व्यक्ति का संघर्ष है जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के कारण कुछ नहीं कर पाता है। यानी कि आजकल सामाजिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है, इसके कारण वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। अब अंत में हम बात कर लेते हैं काव्य का सार्थक निष्कर्ष। ब्रह्म राक्षस कविता का मूल संदेश यह है कि एक बुद्धिजीवी को केवल ज्ञान अर्जित करना ही नहीं, बल्कि समाज के भीतर बदलाव लाने के लिए भी कार्य करना चाहिए। यदि वह केवल सैद्धांतिक चर्चाओं में उलझा रहेगा और व्यवहारिक कार्य नहीं करेगा तो उसका ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा और वह उसी तरह समाज से बहिष्कृत हो जाएगा जैसे कि ब्रह्म राक्षस हो गया है।
तो यार यही हमारे आसपास कंडीशन है। हमें केवल ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, हमें बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है, हमें उस ज्ञान को व्यवहार में भी लाना है। यदि हम उसे व्यवहारिक कार्यों में नहीं लगाएंगे तो फिर कोई हमारी बात को नहीं मानेगा। यह कविता हमें यह भी सिखाती है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल विचारधारा और दर्शन पर्याप्त नहीं होते हैं, बल्कि एक सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है, अन्यथा ज्ञानवान व्यक्ति स्वयं को एकाकी, निष्क्रिय और अप्रासंगिक महसूस करने लगता है। निष्कर्ष क्या है इस कविता से? थोड़ा सा निष्कर्ष है, इसमें ज्यादा निष्कर्ष मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मैंने मूल निष्कर्ष बता दिया है, तो ये आप भी देख सकते हैं। ब्रह्म राक्षस कविता केवल एक कथा नहीं बल्कि एक गहरी आत्म मंथन करने वाली रचना है, जो हमें बुद्धिजीवियों की स्थिति, समाज की प्रतिक्रियाएं और परिवर्तन की आवश्यकता पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। मुक्तिबोध ने इस कविता के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि यदि बुद्धिजीवी समाज के प्रति अपनी भूमिका को हम नहीं निभाएंगे तो वे भी ब्रह्म राक्षस की तरह एक दिन हाशिए पर ही चले जाएंगे और इसका कोई महत्व नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें समाज में जो समाज के प्रति जो अपनी भूमिका है उसको निभाना है, और यही कथा का मूल सार है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से मैंने कई और जो कविताएं हैं उनके सार भी मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर दे दिए हैं, तो उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।